नमस्कार सभी को। मैं मोहिनी दीक्षित आज की वीडियो में लेकर आई हूँ मोहन राकेश का अगला नाटक आधे अधूरे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोहन राकेश के बारे में और इनके नाटक आधे अधूरे के बारे में विस्तृत जानकारी देख पाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य, पात्र योजना इस नाटक के कथाक्रम और इस नाटक के महत्वपूर्ण संवाद और विद्वानों के मत मोहन राकेश के लिए और आधे अधूरे के लिए, दोनों के लिए ही जो विद्वानों के मत हैं वो, और इसके आगे जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनमें जो संबंधित प्रश्न आए हैं, पूछे जा चुके हैं, उनको भी हम इस वीडियो में देख पाएंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 100 की क्लासेस की टीम के द्वारा हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी फ्री में करवाई जा रही है। आप अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मोहन राकेश, जिनका जन्म 1925 में हुआ था और 1972 में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। आधे अधूरे का मंचन और प्रकाशन 1969 में पहली बार किया गया था। मोहन राकेश के कुल 4 नाटक हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने 4 नाटक लिखे। पहला है आषाढ़ का एक दिन, जो 1958 में प्रकाशित किया गया। लहरों के राजहंस, जो 1963 में पहली बार प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे, जो 1969 में, जिस पर आज हम विस्तृत बात करेंगे। और पैर तले जमीन, ये इनका अधूरा नाटक था जिसे मोहन राकेश जी पूरा नहीं कर पाए। बाद में कमलेश्वर के द्वारा इसे पूरा किया गया। दोस्तों, जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमें क्रम लगाने के लिए भी मिलता है कि इन नाटकों का क्रम बनाइए। तो वहाँ पर हो सकता है आप इनके जो प्रकाशन वर्ष है वो भूल जाएं किसी कारणवश। तो इसको आसानी से याद करने के लिए एक कोडिंग है, बहुत आसान कोडिंग है। आषाढ़ में राजहंस आधे जमीन पर रहते हैं। आषाढ़ का महीना बरसात का महीना होता है, प्रारंभिक महीना मानते हैं उत्तर भारत में। और राजहंस, क्योंकि बरसात में जो पक्षी हैं उनको अच्छा लगता है, वो जमीन पर भी रहते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं। तो उसी से ये कोडिंग बन जाती है कि आषाढ़ में राजहंस आधी जमीन पर रहते हैं। तो यहाँ पर हमें इन चारों नाटकों का एक क्रम याद हो जाएगा एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से। तो ये आप याद कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ। यह नाटक 2 भागों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। यह नाटक सामाजिक विसंगतियों को लेकर लिखा गया है। इस नाटक में कहीं भी पूर्णता नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। सब आधे अधूरे इससे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मुख्य पात्र है वही आधे अधूरे हैं। जो भी पात्र हैं वो सब आधे अधूरे हैं। जो भी उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं वो भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि जो संवाद नाटककार ने जो प्रयोग किए हैं, जो भाषा लिखी है, वो भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। संवाद जब योजना हम देखेंगे, महत्वपूर्ण संवाद, तब आप उसमें देख पाएंगे कि संवाद भी पूरे नहीं हैं, बीच में ही बात बोलकर चुप हो जाते हैं। आधे अधूरे स्त्री और पुरुष के बीच तनाव और लगाव की कहानी है। यह नाटक पूर्णता की तलाश का नाटक है। कह सकते हैं कि इसमें पूर्णता की तलाश की गई है, जो ना मिलने से बहुत हताशा भी मिली है। अब हम देख लेते हैं इस नाटक का सार। आधे अधूरे आधुनिक मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और 2 बेटियां हैं। पत्नी के 4 मित्र हैं। पति जो महेंद्र नाथ हैं वह बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्हें व्यापार में असफलता हाथ लगी। उसके बाद से वह बेरोजगार होकर घर पर ही रहते थे।
पत्नी जो सावित्री हैं वो अपने पति के पास काम नहीं होने के कारण नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। तब उन्हें पति के दायित्व बोध में कमी नजर आती है। उन्हें लगता है कि वह सबसे बेकार आदमी है, वह संपूर्ण मनुष्य नहीं है। जब सावित्री बाहर निकलती हैं तो उनकी मुलाकात 4 लोगों से होती है। एक धनी व्यक्ति है जो मित्र स्वभाव का है और सज्जन है। दूसरा व्यक्ति एक डिग्रीधारी व्यक्ति है जो सारे संसार में घूमता रहता है, वह एक निष्ठ नहीं है। और जो तीसरा व्यक्ति मिलता है वह सामाजिक व्यक्ति मनोज है। वह सावित्री से दोस्ती तो करता है परंतु उसकी जो बड़ी बेटी है उससे भगाकर प्रेम विवाह कर लेता है। जो चौथा व्यक्ति है वह व्यक्ति एक व्यापारी है, वह चालाक और घटिया किस्म का आदमी है। सावित्री जो हैं वो 40 वर्षीय सावित्री हैं जिनके चेहरे पर अभी भी चमक बरकरार है। अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश में रहती हैं। इसी वजह से वह इन सभी पुरुषों के संपर्क में आती हैं, परंतु इनसे संपर्क बनाकर भी उन्हें पूर्णता का एहसास नहीं होता और वे बहुत निराश होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करता है। पहला व्यक्ति मित्र ढंग का है जबकि दूसरा अवसरवादी। सावित्री की बड़ी बेटी मनोज से भागकर शादी तो कर लेती है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि उसने जिस इच्छा से मनोज को अपनाया था वह पूरी नहीं हो रही, तो वह भी अपनी माँ के पास वापस लौट आती है, अर्थात अपने ही घर में, उसी घर में वापस लौट आती है। छोटी बेटी जिसका नाम किन्नी है, उसका स्वभाव जो है बहुत ही नटखट है और बहुत मुंहफट है, बिगड़ी कह सकते हैं कि एक तरह से बिगड़ी हुई है। बेटे में भी असंतोष की भावना घर किए हुए है। तीनों संतानें आधुनिक परिवेश की उपज हैं। 3 संतानें हैं सावित्री और महेंद्रनाथ की, तीनों ही आधुनिक परिवेश की उपज हैं। परिवार के तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उनमें ऐसी भावना घर कर गई है। अब हम नाटक के पात्र परिचय देख लेते हैं। पहले देखेंगे पुरुष पात्र। इसमें काले सूट वाला आदमी है जो 4 पुरुषों की भूमिका में है। इस नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही है कि इस नाटक में 4 पुरुषों की भूमिका एक ही कलाकार ने निभाई थी। यह ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए ये नाटक महत्वपूर्ण और भी बन जाता है। और जो 4 पुरुषों की भूमिका में जो काले सूट वाला आदमी है उनकी उम्र लगभग 49-50 के आसपास है। अब हम देख लेते हैं ये 4 पुरुष हैं कौन। पुरुष 1, नाम इनका महेंद्रनाथ है। सावित्री जो स्त्री पात्र है, स्त्री संबोधन से पूरे नाटक में उनका नाम है, उनके पति हैं। मुख्य केंद्रीय पात्र के रूप में भी हम इन्हें समझ सकते हैं क्योंकि जो सावित्री हैं केंद्रीय पात्र हैं, उनके ये पति हैं। और जो इनका वेशभूषा है वो है पतलून और कमीज। जो पुरुष 2 हैं उनका नाम सिंघानिया है और जो सावित्री के बॉस हैं, और ये बंद गले का कोट पहनते हैं। पुरुष 3, इनका नाम जो है वो जगमोहन है और ये सावित्री का मित्र है जिसे सावित्री जोग कहकर बुलाती है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है, सावित्री जोग कहकर इन्हें बुलाती हैं। और जो इनका वेश है वो है पतलून और टी-शर्ट। जो पुरुष 4 की भूमिका निभा रहे हैं वो उनका नाम है जुनेजा। ये महेंद्रनाथ के अभिन्न मित्र हैं और कभी सावित्री के भी मित्र हुआ करते थे। इनका जो वेश है वो है पतलून के साथ पुरानी काट का एक लंबा कोट। अब आपने देखा कि इनके जो वेशभूषा है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, कुछ ही चीज़ें पहनी गई हैं और कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। और एक ही इंसान है, एक ही आदमी है जो चारों पुरुषों की भूमिका में है।
अगला जो पुरुष पात्र है वो है लड़का। इनका नाम है अशोक। उम्र इनकी 21 के आसपास है और सावित्री और महेंद्रनाथ की ये पहली संतान है। दूसरा जो गौड़ पात्र है वो है मनोज। इनका सिर्फ नाम आता है, ये प्रत्यक्ष रूप से नाटक में नहीं दिखाई देते। सावित्री के मित्र थे ये, लेकिन बाद में ये इनकी बड़ी जो बेटी है जिसका नाम बिन्नी है उससे भागकर शादी कर लेते हैं, तो ये बिन्नी के पति हैं। शिवजीत हैं, इनका भी नाम आता है, अप्रत्यक्ष रूप से ये नाटक में मौजूद हैं, दिखाई नहीं देते, सिर्फ नाम आता है और ये भी सावित्री के मित्र के रूप में दिखाई देते हैं। अब इस नाटक की स्त्री पात्र को देख लेते हैं। स्त्री नाम से ही आई हैं, इनका नाम है सावित्री। ये मुख्य पात्र हैं, केंद्रीय पात्र हैं ये, और महेंद्रनाथ की ये पत्नी है। उम्र इनकी लगभग 40 के आसपास है और जो जगमोहन बताया था जिन्हें ये जोग कहकर बुलाती थी, वो इन्हें कुकू कहकर बुलाता है। बड़ी लड़की है जिनका नाम है बिन्नी। ये सावित्री और महेंद्रनाथ की दूसरी संतान है और उम्र लगभग 20 के आसपास है। अगली जो स्त्री पात्र हैं वो है छोटी लड़की। नाम इनका किन्नी है। ये सावित्री और महेंद्रनाथ की तीसरी संतान है। उम्र जो है इनकी 12 और 13 के बीच में है। अब जो गौड़ पात्र हैं स्त्री पात्रों में वो है सुरेखा। ये बिन्नी की सहेली है, सिर्फ नाम आता है इनका। मिस बैनर्जी हैं, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से नाटक में मौजूद हैं। किन्नी के स्कूल की टीचर हैं जो अक्सर किन्नी को डांटा फटकारा करती हैं। एक और स्त्री पात्र है वर्णा, जो लड़का पात्र है जिनका नाम अशोक है, उसकी प्रेमिका हैं और उद्योग सेंटर में काम करती हैं। तो हमने ये पात्र योजना देख ली। 7 पुरुष पात्र हैं जिनमें से 4 पुरुषों की भूमिका एक ही व्यक्ति निभाता है और 6 स्त्री पात्र हैं। 6 स्त्री पात्रों में 3 मुख्य रूप से नाटक में प्रत्यक्ष हैं और 3 अप्रत्यक्ष हैं। अब हम देख लेते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। नाटक 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। तो पूर्वार्ध का जो दृश्य है वो एक बार देख लेते हैं। मध्य वित्तीय स्तर से डहकर निम्न वित्तीय स्तर पर आया एक घर है। सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर के कई एक टूटते अवशेष जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। सामान में कहीं एक तिपाई, कहीं 2 एक मोड़े, कहीं फटी पुरानी किताबों की एक शेल्फ और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेज पोश, पलंग पोश अगर हैं तो इस तरह घिसे, फटे या सिले हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि उनका ना होना क्या होने से बेहतर नहीं था। कमरे में 3 दरवाजे हैं। एक अहाते से जोड़ता है। अहाते का मतलब जो घर का पीछे का हिस्सा है वहाँ से जोड़ता है, जहाँ पर रसोई घर का जिक्र होता है। दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ एक गेट है जो अहाते की तरफ जाता है। एक गेट है जो अंदर के कमरे की तरफ खुलता है और एक गेट है जो बाहर की दुनिया से जोड़ देता है। और डाइनिंग टेबल जो है उस पर एक अध टूटा टी सेट अवलोकित होता है। ये दृश्य था जिससे हमारा नाटक शुरू होता है। अब हम देखेंगे इस नाटक के कुछ महत्वपूर्ण संवाद। पहला संवाद है, जहां इस समय मैं खड़ा हूं वहां मेरी जगह आप भी हो सकते थे। 2 टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। ये कथन किसका है? काले सूट वाले आदमी का है। जब वह शुरुआत में ही आता है मंच पर और अपने बारे में और नाटक के बारे में जब थोड़ी जानकारी देता है, तब का ये संवाद है। अगला संवाद है, जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की।
ये कथन कहती है बड़ी लड़की। बड़ी लड़की का नाम क्या है? जैसा बताया था मैंने, बिन्नी नाम है इनका, और नाटक में ये बड़ी लड़की के नाम से ही आती हैं। और ये संवाद किससे कह रही हैं? स्त्री से। क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि आषाढ़ के एक दिन में एक कथन देकर पूछा गया था कि ये कथन किसने किससे कहा या किसके प्रति कहा, तो हमें जानना जरूरी है। अगर आपने नाटक पढ़ा होगा तब तो आपको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हर संवाद के पीछे जान लें, जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि क्या पूछा जा सकता है। तो जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की, ये बड़ी लड़की का कथन है, स्त्री से ये कह रही हैं। दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। ये कथन है बड़ी लड़की का स्त्री से। बड़ी लड़की जो अब एक संदिग्ध स्थिति में अपने घर पर आई है, उसके जो पिता महेंद्र नाथ हैं वो इस बात को देखते हैं कि पर्स में 1 रुपया था और ये घर पर आई, स्कूटर रिक्शा का भी पूरा किराया इनके पास नहीं है और कुछ सामान भी नहीं लेकर आई है। तो एक पूर्वानुमान लगाते हैं माता पिता कि लड़की शायद लड़ के आई है अपने घर से या कुछ परेशान है। तो जब बातें होती हैं तब वो अपने ये भाव प्रकट करती है। आगे देखिए, बड़ी लड़की का ही संवाद है जब उसके माता पिता उससे पूछ रहे हैं कि आप इस तरह से घर पे क्यों आई हैं, क्या वजह है, सब ठीक है? तो वे कहती है परेशान होके कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। ये कहती हैं बड़ी लड़की अपनी माँ से। अगला संवाद, सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे, सिर्फ जरूरत पड़ने पर एक स्टैम्प का ठप्पा लगाकर और बस। ये कथन, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नाटक के पात्र अपने आप में जो उनका व्यक्तित्व है वो भी आधा अधूरा है, और जो भाषा इन्होंने चुनी है वो भी बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि जो पात्र है, जो मूल इनका नाटक को लिखने का जो इनका लक्ष्य है, वो भी इनकी भाषा में साफ साफ झलकता है कि संवाद पूरे नहीं है, आधे आधे हैं। तो यहाँ पर भी है कि स्टैम्प का ठप्पा लगाकर बस खत्म हो गया ये संवाद। ये पुरुष एक का कथन है, जो महेंद्र नाथ इनका नाम है, सावित्री के पति हैं, और ये गुस्से में कह रहे हैं अपने घर में कि मुझे सिर्फ एक रबड़ के स्टैम्प की तरह आप लोग इस्तेमाल करते हो कि सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए। आगे यही कहते हैं, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। ये भी पुरुष एक ही कहते हैं महेंद्र नाथ अपने घर वालों से। अगला देखिए, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। ये भी कथन पुरुष एक का है, ये अपने घर में ही कहते हैं। अगला कथन है, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। ये है अशोक कह रहे हैं, जो लड़का नाम से आते हैं इस नाटक में, नाम इनका अशोक है। ये बिन्नी से ये बात कह रहे हैं, जो इनकी बड़ी बहन, जो छोटी बहन है इनसे, तो ये सबसे बड़े हैं, दूसरे नंबर पे है बिन्नी, उससे ये कह रहे हैं कि ये बुलाती ही क्यों है अपने बॉस को घर में, कि उनके आने से जितने छोटे तो हम हैं ही, लेकिन ऐसे लोग जब आते हैं तो हम अपने आप को और छोटा महसूस करते हैं। तो वो विरोध करता है और इस विरोध का कारण बताता है अपनी बहन को। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका। ये कथन है स्त्री का, जिनका नाम सावित्री है, और ये अपनी बड़ी बेटी से ये कथन कह रही हैं, जो बिन्नी है। और ये कथन इंगित करता है कि उन्होंने कुछ फैसला ले लिया है इन सारी चीज़ों से निकलने का, उसके बारे में ये बता रही हैं अपनी बेटी को। अब हम देख लेते हैं उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं।
उत्तरार्ध का जब पर्दा उठता है तो जो दृश्य है हमारे सामने वो वही कमरा है जो पहले था, लेकिन कमरे की स्थिति ऐसी है जैसे उसकी एक दो दिन से देखभाल नहीं की गई हो। चाय की प्यालियां, बर्तन जगह जगह पड़े हैं, कपड़े यहाँ तहाँ पड़े हैं, थोड़ा सा अस्त व्यस्त है कमरा। दो अलग अलग प्रकाश वृत्तों में लड़का और लड़की दिखाई देते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की जो है कुछ काम कर रही है, वो स्लाइसों पर मक्खन लगा रही है और लड़का बैठा मैगजीन से तस्वीरें काट रहा है। अब संवाद देख लेते हैं। एक खास चीज है इस घर के अंदर जो, बस ये कथन इतना ही है। ये कथन है अशोक का और ये कथन बहुत मिलता जुलता है बिन्नी के कथन से, जिसमें पहले जो आपने देखा कथन कि मैं इस घर से कोई ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो मुझे स्वाभाविक नहीं होने देता, उस कथन से ये मिलता जुलता है। तो हो सकता है आपसे ये कथन पूछ ले या वो कथन पूछ ले, दोनों का मतलब एक ही है और एक ही बात के बारे में बात हो रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर ये कथन सिर्फ इतना है वहाँ कथन ये लड़का का है जो अशोक है और अपनी बहन से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि दोनों ही बच्चे, लड़का और लड़की, बड़ी लड़की, दोनों ही महसूस करते हैं कि इस घर में कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक नहीं रहने देता, अस्वाभाविक किए रहता है। अगला कथन है, अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ न मिलूं शायद। ये जैसा पहले उन्होंने एक कथन आ चुका था जिससे वो सूचना देती हैं अपनी बेटी को कि अब मैं कुछ फैसला लेना चाहती हूँ, तो वही अब फिर से बता रही हैं कि अगली बार हो सकता है कि तुम जब आओ तब मैं तुम्हें यहाँ ना मिलूं। ये स्त्री कह रही है अपनी बड़ी बेटी से। अगला कथन है, कह लो जो जी चाहे, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज नहीं है। ये कथन कहते हैं पुरुष 3 जिनका नाम जगमोहन है, सावित्री के ये मित्र हैं। तो ये घर पर आए हैं, सावित्री ने बुलाया है इन्हें लेने के लिए कि हम चाय पर चलेंगे और कुछ बात करेंगे। तो ये घर पर आ गए हैं और जब सावित्री इनसे कुछ कहती हैं तब ये कहते हैं कि बिना वजह लगाम खींचे जाना कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो सावित्री है उनके व्यक्तित्व से एक चीज़ उभर कर आती है कि वो सभी के साथ ऐसे ही हैं, सभी को डांटती हैं, फटकारती हैं, जो सही नहीं है उन्हें सही करने की कोशिश करती हैं, एक पूरापन पाने की चेष्टा वो हर किसी के साथ करती हैं। अगला कथन है, वैसे उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। ये कहती हैं स्त्री जगमोहन से जो पुरुष 3 की भूमिका में है। तो इस संवाद से हमें पता चलता है कि वो इस तरह के फैसले पहले भी कर चुकी हैं, इस तरह की बातें वो पहले भी करती थी। ऐसा नहीं है कि वो आज ही कर रही हैं, कि आज ही कोई स्थिति ऐसी विकट उनके सामने आ गई है जिसकी वजह से वो इस तरह के फैसले ले रही हैं। तो इस संवाद से पता चलता है कि वो पहले भी इसी तरह के द्वंद्व से गुजर रही थी। तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को, ये कहते हैं पुरुष 4 जो जुनेजा हैं और सावित्री से कह रहे हैं। किस संदर्भ में कह रहे हैं कि जो जुनेजा हैं महेंद्रनाथ हैं, वो लड़कर उसी जब संवाद था रबड़ वाला तभी वो लड़कर चले जाते हैं घर से कि मैं अब घर में नहीं आऊँगा, और चले जाते हैं किसके पास, जुनेजा के पास, क्योंकि अभिन्न मित्र हैं उनके, शुरू से उन्हीं के पास रहे हैं। चले जाते हैं और जुनेजा को समझाने के लिए भेजा है कि जाओ सावित्री को थोड़ा समझाओ, उसे कुछ समझ में आ जाए, कैसे भी करके बात बनाओ। तो ये समझाने आए हैं सावित्री को। और जब देखते हैं कि सावित्री जो है वो जगमोहन के साथ गई थी तो थोड़ा क्रुद्ध भी होते हैं, परेशान होते हैं। फिर जब बात चलती है तब वो कहते हैं कि तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती। किस आदमी की बात हो रही है, महेंद्रनाथ की। तो इन्हें लगता है कि सावित्री जो हैं, स्त्री हैं जो, उन्होंने महेंद्रनाथ को बहुत जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, और अगर वो इन्हें छुटकारा दे दे तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी संवर जाए। अगला कथन है, असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। ये कहती हैं स्त्री जुनेजा से।
ये अपने बारे में और अपनी जो तलाश है उसके बारे में खुलकर संवाद होता है उत्तरार्ध में, स्त्री और जुनेजा पुरुष 4 के बीच में। उसी संवाद में से ये अंश लिए गए हैं। जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं, ये कहती हैं स्त्री जुनेजा। अब यहाँ पर भाव समझने का है कि जुनेजा तो पूरा आदमी है, इनकी नज़रों में जुनेजा तो पूरा आदमी है, लेकिन वह खुद किस खुद की बात हो रही है? महेंद्रनाथ की, कि वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। ये स्त्री के विचार हैं महेंद्रनाथ के प्रति जुनेजा से बात करते हुए। वही महेंद्रनाथ जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। ये भी कथन है स्त्री का जुनेजा के प्रति, जो पुरुष 4 की भूमिका में है। वह एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। ये स्त्री अपने बारे में ही बता रही है। स्त्री जो है जुनेजा से पुरुष 4 से कह रही हैं कि वह सावित्री जो है वह और कुछ नहीं चाहती, वह अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, जिसमें सारे व्यक्तित्व के जो गुण वो तलाश कर रही हैं वो होने चाहिए उनमें। जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को। जुनेजा तर्क करते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ महेंद्रनाथ को। वो बहुत हंसमुख था, बहुत जिंदा दिल आदमी था, प्रसन्न रहता था, और जब से उसकी शादी हो गई है तब से वो बहुत बुझा बुझा रहता है। तो यहाँ पर वो तर्क करती हैं कि आपसे ज़्यादा मैं जानती हूँ, 22 साल मैंने साथ जीकर देखा है। तो यहाँ पर 2-3 तथ्य हमारे बन जाते हैं कि इन दोनों की शादी को 22 साल हो गए हैं, और दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा जानने की होड़ में है महेंद्रनाथ को। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने। फिर आगे कहते हैं, जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। फिर आगे लिखते हैं, उसके बाद सामने आया जगमोहन। तो ये जुनेजा कह रहे हैं स्त्री से, उनके व्यक्तित्व को उन्हीं को समझा रहे हैं कि जिस दिन पहले कुछ दिन आप आकर्षित थी जुनेजा से, फिर शिवजीत से, फिर उसके बाद जगमोहन से, फिर मनोज से। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वही खंडित है, वही अपने आप में अधूरा है, इसलिए आपको सारी चीज़ें ही अधूरी लगती हैं। जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। जुनेजा कहते हैं स्त्री से कि ऐसा नहीं है कि महेंद्रनाथ से शादी ना करती, किसी और से कर लेती तो तुम शायद सुखी होती, क्योंकि वो एक जगह अगर किसी एक से वो संतुष्ट होती तो 4 पुरुषों से मिल चुकी हैं, लेकिन किसी का कोई एक गुण उन्हें पसंद है, किसी का दूसरा गुण, किसी का तीसरा गुण। एक जगह उन्हें पूरी संपूर्णता तब भी नहीं मिल पाती, और वो जैसी आज है वैसे ही बेचैन बनी रहती। ये तर्क है जुनेजा का। अब स्त्री बौखला कर आगे कहती हैं कि सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। ये कहती हैं स्त्री जुनेजा से कि आप सब लोग बिल्कुल एक जैसे हो, किसी में कोई अंतर नहीं है। कोई किसी चीज़ में पारंगत है और कोई किसी चीज़ में बिल्कुल पीछे, लेकिन सबका जो व्यक्तित्व है, जो चेहरा है, वो एक जैसा है। मुखौटे से मतलब कि अलग अलग चीज़ें, मुखौटा जो ऊपरी दिखावा है वो सबका अलग अलग है, लेकिन चेहरा मतलब व्यक्तित्व, जो मूल व्यक्तित्व है आदमी का, वो सबका एक सा है। अब हम इस नाटक के संदर्भ में विद्वानों के क्या मत हैं वो देख लेते हैं। बच्चन सिंह जी लिखते हैं, इस नाटक के पात्रों की निजता एक विशिष्ट महानगरीय परिवेश में खो गई है। निजता के लोप का एक कारण आर्थिक भी है। ये बच्चन सिंह जी कहते हैं, इस मध्यवर्गीय परिवार का केंद्रीय पात्र सावित्री हैं, जो किसी पूर्ण पुरुष को पाकर अपने अधूरेपन को भरना चाहती हैं। ये भी बच्चन सिंह जी का कथन है। इस तरह नाटक अपने निष्कर्ष में ऊल जलूल नाटक, एब्सर्ड ड्रामा के आसपास पहुंच जाता है। ये कथन महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिए कि एब्सर्ड नाटक के आसपास बता रहे हैं बच्चन जी इस नाटक को।
राकेश के पहले दोनों नाटकों की भाषा पर रोमानियत का गहरा पुट है, पर आधे अधूरे की भाषा इससे मुक्त है। यह नाटक मध्यवर्गीय जीवन की शुष्क, विनाशकारी रिक्तता का प्रखर दस्तावेज है और विकृत मूल्यों, भ्रांतियों एवं दोगली नैतिकता का निर्मम अनावरण जो उस रिक्तता के कारण है। ये लिखते हैं इब्राहिम अलकाजी, जो प्रसिद्ध रंग निर्देशक हैं। उनका ये मत है इस नाटक के संदर्भ में। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय है। ये कथन है ओम शिवपुरी, जो इस नाटक के पहले निर्देशक हैं, वो इस नाटक के बारे में अपना मत इस तरह प्रकट करते हैं। ओम शिवपुरी ही आगे कहते हैं, एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, कि मानव का जो संतोष है वो कितना अधूरा है वो दिखाता है ये नाटक। आगे लिखते हैं, नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने की दिलचस्प रंग युक्ति का सहारा लिया है। अब आप सोचेंगे कि 5 पृथक भूमिकाएं, आपने जब सबसे पहले पात्र परिचय देखा तो उसमें एक आदमी है, काले सूट वाला आदमी, जो सबसे पहले आकर अपने बारे में बताता है और उस नाटक के बारे में बताता है, तो वो भी एक पात्र है। लेकिन वही पात्र 4 पुरुषों की भूमिका में है, क्योंकि वो 4 पुरुष नाटकों में पात्र की भूमिका निभा रहे हैं। किसी में जुनेजा, किसी में महेंद्र, इसलिए उनको पात्रों में गिना है। लेकिन जो सूत्रधार है नाटक का, वो वही काले सूट वाला आदमी है। अब हम इस नाटक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं और जो बन सकते हैं वो देख लेते हैं। पहला है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे का ये नाटक का संबंध किस पात्र से है? ये प्रश्न आया था 2017 नवंबर का जो पेपर था उसमें। तो आप बताइए कि इसका क्या उत्तर है। इसका उत्तर है बड़ी लड़की। बड़ी लड़की का ये संवाद है। अपनी माँ जो सावित्री है उनसे ये कहती हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक को पहली बार कब खेला गया? तो बताइए आप उत्तर। तो 1969 में ये पहली बार दिल्ली में खेला गया। अगला प्रश्न है, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ। इस आधे अधूरे नाटक में ये कथन किस पात्र का है? तो ये कथन पुरुष 1 का है। जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की, यह कथन किसका है? तो आपने अच्छे से देखा है, इस नाटक को पढ़ा है, तो आप बता पाएंगे ये कथन भी बड़ी लड़की का है। 5वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की केंद्रीय पात्र स्त्री की उम्र क्या है? हो सकता है ये संभावित प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्न नाटकों से बनते हैं, इसीलिए ये मैंने आपके लिए बनाए हैं कि आप इनको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से पढ़नी है और याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। तो आधे अधूरे नाटक की जो केंद्रीय पात्र स्त्री की उम्र जो है शुरुआत में ही बताई गई थी कि 40 वर्ष के आसपास है। एक खास चीज़ है इस घर के अंदर, जो यह कथन किस पात्र का है? ये बहुत कथन मिलता जुलता है बड़ी लड़की से, लेकिन ये कथन है लड़के का। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कथन किस पात्र का, किसके लिए है, किसके प्रति है। ये सारे सवाल आपके बन सकते हैं परीक्षा में। तो ये कथन जो है वो है अशोक का और बड़ी लड़की से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ठीक होगा, अशोक कह रहा है अपनी बड़ी लड़की से। तो दोस्तों ये था हमारा नाटक आधे अधूरे। आप अगर नेट जेआरएफ की क्लास लेना चाहते हैं फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि जो भी आपके साथी हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उन सबको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।
तो ये शेयर भी करिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नाटक के आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो भी इसी चैनल पर आपको जल्द ही मिलेंगे। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।